नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अक्षत निमंत्रण अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करने के लिए पूजित अक्षत के साथ आमंत्रण भेजा जा रहा है। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है। ये पूजित अक्षत भारत के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 5 लाख गांवों और मंदिरों में भेजा जा रहा है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही है और इसी कड़ी में किराड़ी के प्रेमनगर में भी एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त नजर आए और श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आज 1 जनवरी को पूजित अक्षत वितरण को लेकर अभियान शुरू हो गया और 15 जनवरी तक यह अभियान चलने वाला है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, जिसके लिए पूरे देश में विशेष तैयारियां चल रही है। शोभा यात्रा के माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाह रहे हैं और विशेष संदेश देने की जरूरत है नहीं, समाज को पता है, हर वर्ग को पता है और जिसको नहीं पता उसको हम शोभा यात्रा के माध्यम से बताएंगे। और कल से हमारा ये अभियान चलेगा 1 से 15 तारीख तक। हम घर घर जाकर निमंत्रण देंगे। जैसा कि हमने धन संग्रह निधि के लिए घर घर जाकर धन संग्रह किया था, वैसे ही सबको अयोध्या आने के लिए अपने पीले अक्षत जो हम अयोध्या से लेके आए हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो अक्षत आया है, हम उसको घर घर जाकर देंगे। सबको निमंत्रण देंगे कि वो अयोध्या आए 22 तारीख के बाद में, और जो रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माणाधीन है उसमें देखें और उनसे आशीर्वाद लें। जो 22 जनवरी को हमारे रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम उसमें निमंत्रण देंगे सबको कि वो 22 के बाद में अयोध्या जाएं। और शोभा यात्रा से हम अपने क्षेत्र में जन जागरण कर रहे हैं। जो 500 साल बाद ये सौभाग्यशाली दिन हमारे जीवन में आने वाला है, उसके लिए अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं रामलला जी के दरबार से घर घर निमंत्रण देने के लिए, जो कल से प्रारंभ होगा। 15 जनवरी तक हम प्रतिदिन निकलेंगे, प्रत्येक परिवार में जाएंगे और ये जो मेरे सर पर रखे हैं ये अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत हैं, इनको हम घर घर पहुंचाएंगे। और 22 तारीख को प्रेमनगर का प्रत्येक मंदिर अयोध्या होगा, उसी में हम दिन में कीर्तन, हवन यज्ञ, हनुमान चालीसा करेंगे और लाइव टीवी पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। सायं में हम सब मंदिरों पर और अपने अपने घरों पर दीपावली मनाएंगे धूमधाम से। इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 वर्ष बाद पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या धाम लौटे थे, तो आज तक हम दीपावली के रूप में अपने घरों में घी के दिए और पुष्पांजलि और तरह तरह से अपनी खुशियाँ मनाते, मिठाइयाँ बाँट के और हर तरीके से। आज हमारे पास वही इतिहास दोबारा दोहराया गया। आज हमारे पास 35 गुना ज़्यादा खुशी है कि तब 14 साल पश्चात आए थे और आज तो 500 वर्ष पश्चात हमारे बीच में प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी 35 गुना खुशी है और इस 35 गुना खुशियों को हम बढ़ चढ़ करके मनाएंगे और घर घर जाएंगे। घर घर में पूंजित अक्षत चावल ले करके सभी को निमंत्रित देंगे। अपने अपने निकट मंदिर में पहुंच करके सभी इस खुशी को मनाएं और अपने घर में घी के दिए और दीप उत्सव मनाएं। और नए साल की शुरुआत के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर पूजित अक्षत कलश के साथ ही निमंत्रण बांटने की शुरुआत कर चुके हैं। जहां कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में जिलों में जाकर अक्षत और निमंत्रण पत्र बांटकर सभी को आमंत्रित करेंगे। वहीं 22 जनवरी को सभी से घरों में राम नाम के दीप जलाकर दिवाली मनाने की अपील की जा रही है, जिसके बाद ये आयोजन अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, जहां इतनी बड़ी संख्या में वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं। और अब ये देखना है कि विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। घर घर पहुंच रहा अक्षत निमंत्रण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयार हुआ प्लान। संघ और वीएचपी का प्लान तैयार, मगर विपक्ष में निमंत्रण पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण देने के लिए सोमवार से घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचाने का आगाज हो चुका है। न्योते में
पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचें। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की पूरी जानकारी इस पत्रक में दी गई है। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है, लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में कार्यक्रम को आयोजित करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दीपावली मनाने की अपील कर चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के कार्यकर्ताओं ने संभाली है। इसके लिए अलग अलग टोलियां तैयार की गई हैं। रामलला के मंदिर में पूजित अक्षत को अलग अलग राज्यों में और उसके बाद अलग अलग जिलों में ले जाया जाएगा। अक्षत के साथ प्रभु राम का चित्र और नेम राम मंदिर का चित्र भी दिया जाएगा। साथ ही मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। आपको मालूम हो कि अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। बकायदा इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, मगर विपक्ष अभी भी न्योते को लेकर कंफ्यूज है। विपक्ष के कई चेहरों को आधिकारिक रूप से निमंत्रण भेजा गया है, मगर विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर वहां होगा या फिर नहीं, इस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। मगर अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने के लिए घर घर अब पहुंच रहे हैं संघ और VHP के कार्यकर्ता। आस्था के संगम के साथ साथ राजनीतिक नजरिए से भी इस निमंत्रण का एक अलग महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ आज से प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए VHP का घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान भी लगातार जारी है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। पोस्टर में लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता के साथ प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। वहीं तीर्थनगरी मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इसके साथ ही नए वर्ष पर लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 1 और 2 जनवरी के लिए वृंदावन में रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर वृंदावन में आने वाले सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था। पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर लेंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता।
इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है, इस नाते में वहां गया था। और उस समय मैंने वहां पूछा था, मैंने कहा यहां पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो। और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुई, और इसलिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि लखनऊ का हमारा सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा। और आज सैनिक स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार, और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक, हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। नया साल आते ही 2024 की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी 10 साल के गुड गवर्नेंस का दावा करते हुए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर बेकरार है, तो वहीं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को भी बीजेपी चुनावी मद से भुनाने को तैयार बैठी है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया कह रहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। सीट शेयरिंग का इशू नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा मसला है सीट शेयरिंग का, वो हम दिल्ली में बैठकर सुलझाएंगे। जब कोई मिशन और विजन ना हो, केवल एम्बिशन हो, करप्शन हो, कमीशन हो और केवल इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस चलता है। केरल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज को डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड कहती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र में फिर किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है। इसीलिए 4 मीटिंग के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगो तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है। और ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है, कंफ्यूजन भरा है और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव भावना उनके मन में है उसको दिखाने वाला गठबंधन है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में।
इंडिया गठबंधन ये अपने आप में ही टूटने वाला है, क्योंकि इनकी सब प्रधानमंत्री 27 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और हमारी तरफ से अकेले ही मोदी जी हैं। तो कहां से लड़ाई लड़ेंगे कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमारा तीसरा नंबर आएगा। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय मोदी जी को सरकार मिली थी, आज 5वीं हो गई और तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो तीसरी हो जाएगी। जितनी ताकत लगाना है रोकने के लिए रोक ले, किसी की औकात नहीं है कि इस देश की भावनाओं के अनुरूप 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होना है तो होना है, कोई कुछ भी कर ले। क्या फर्क पड़ता है, मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सरकार बनानी है बनाए, कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए भाजपा बैठी है और 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा बिहार की जनता के आशीर्वाद से। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा, उसी दिन राम घर आएगा। अच्छा। और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी होने के साथ ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में फेरबदल और हलचल दोनों ही तेज हो चुकी है, जहां जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को आगे की रूपरेखा के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि गांडेय विधायक की सीट की अगली दावेदार सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन कर सकती हैं और राज्य के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी। मगर इसके बावजूद भी सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की कार्रवाई के बीच जेएमएम विधायक के इस्तीफे से हड़कंप। जेएमएम विधायक सरफराज के इस्तीफे का क्या है सियासी कनेक्शन? सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन क्या लड़ने वाली है चुनाव? उपचुनाव में कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने की चर्चा। बीजेपी सांसद ने सीएम हेमंत के इस्तीफे का किया दावा। विधायक सरयू राय बोले जल्द बदलेगी सत्ता। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को 7वें समन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सियासी हलचल की वजह कुछ और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का अपनी विधायकी से इस्तीफा देना है। जेएमएम विधायक की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद कुछ ही घंटों में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने त्याग पत्र को स्वीकार भी कर लिया। जी, उन्होंने अपना इस्तीफा हमको समर्पित किया। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया कि निर्वाचित विधायक क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के उपरांत सभा सचिवालय को हमने सूचित कर दिया। संबंधित विभागों में उनके इस्तीफा का जानकारी सारे विभागों में पूछता है। टेन्योर में तो करीब 4 साल रहे और जो कार्यकाल बची हुई है उसके लिए इस्तीफा दिया। बहुत ज्यादा जानकारी के बारे में पूछना भी बहुत उचित मैं नहीं समझा, इसलिए बहुत ज्यादा मैं भी नहीं पूछा। क्योंकि हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, कुशल क्षेम इधर उधर तो थोड़ा बहुत हल्का बातचीत हुआ, लेकिन इसको हमारे सामने कुछ स्पष्ट नहीं। राजनीतिक हलकों में अब ऐसी चर्चा है कि जेएमएम की ओर से सरफराज अहमद को अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर दिल्ली भेजने की तैयारी है। वहीं सरफराज अहमद की ओर से खाली किए गए सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां और आखिरी समन भेजकर 2 दिनों के अंदर पूछताछ के लिए समय
तारीख और जगह बताने को कहा था, लेकिन ये अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो गई है। ऐसे में झारखंड में एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इधर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया पर दावा करते हुए लिखा कि झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। मगर तमाम कयासों के बीच एक सवाल ये भी है कि सरफराज अहमद का इस्तीफा 31 दिसंबर को हुआ। एक साल से कम समय में उपचुनाव नहीं हो सकता है। उधर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड में सत्ता बदलेगी तो नवागंतुक के लिए गिरिडीह जिले की गांडेय विधानसभा सीट खाली होगी। गांडेय वाले सज्जन मित्र राज्यसभा को सुशोभित करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना की कि नव वर्ष में जो भी हो, राज्य, जनता, राजनीति के लिए शुभ हो। सभी को शुभकामनाएं। ऐसे में सवाल ये, इस इस्तीफे के सियासी मायने क्या हैं? क्या वाकई में झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वाकई में सत्ता के खेल में कानूनी दांवपेच के बीच इस इस्तीफे से कोई बड़ा संदेश है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।